प्रियंका मैडम, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? इसके पहले नहीं कहते थे लोग, और अखिलेश यादव जी भी गए थे। मैंने पूछा यार आप तो 2013 में भी मुख्यमंत्री थे और 2013 में भी प्रयागराज में कुंभ हुआ था, उस समय आप नहीं आए। कहा उस समय लोग सो रहे थे, अब जाग गए, अगर डुबकी नहीं लगाएंगे तो हमको नीचे डुबा करके रखेंगे, तो आप उनको जाना पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही अच्छी और सच्ची है, और हम कोई बातें पर्दे के पीछे नहीं करते, पर्दे के बाहर करते हैं। और जो कहा वो किया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम सब साथी हैं, और साथी हमारे केवल मंत्री परिषद में नहीं है। हम लोग 2012 से विधानसभा में साथ साथ चुन करके गए थे, और ऐसे आदरणीय श्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के पहली बार विधायक के रूप में जिन्होंने शानदार उपलब्धि अर्जित की, श्री संजीव अग्रवाल जी हमारे विधान परिषद में जो सदस्य के नाते बरेली रामपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी महानगर के प्रभारी के रूप में पीलीभीत से आकर के आप सबके बीच में काम करते हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, राकेश गुप्ता जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर MP आर्या जी, हमारे बहुत ही आज थोड़ा शांत दिखाई दे रहे थे पूर्व मंत्री के नाते भी और पहले विधायक के नाते भी और बड़े भाई के नाते भी, मैं श्री बहोरन लाल मौर्य जी, जब वो होते कुछ न कुछ अगर टोकते और निवेश का अंबार लग रहा है, अगर 35 लाख करोड़ का निवेश आएगा तो क्या मेरे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? उनके जीवन के सामने जो संकट रोजगार का रहता है, उस रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। आज मेरा OBC मोर्चा है और मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ नहीं लिए होते तो देश के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कभी प्राप्त नहीं होता। यह माननीय मोदी जी की देन है, और आज गर्वपूर्वक कोई भी समस्या है वहां पहुंचाने का काम कर सकते हैं। मेरे अनुसूचित मोर्चा के मेरे अध्यक्ष और मेरे कार्यकर्ता यहाँ हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, किसी ने पिछड़े के नाम पर धोखा दिया, किसी ने अनुसूचित जाति के नाम पर धोखा दिया, वोट लिया, लेकिन कभी उनके जीवन में परिवर्तन लाने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमने चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, उनके जीवन में व्यापक बदल लाने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे। आज एक परिवर्तन की बयार चल रही है देश में भी, प्रदेश में भी। मेरी मातृशक्ति बेटी, मेरी बहन बैठी है, महिला मोर्चा, आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, और आज मैं बरेली की धरती से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे शानदार काम हुआ है, और हमारी महिलाओं का भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। मेरी बहनें जान लें, अभी भी अभियान चला रहे हैं।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं तो आप सब लोगों से आज यही कहने के लिए आया हूं कि 2023 में तो आपने 56 इंच का सीना दिखा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और अभी जब मैं पुलिस लाइन में उतरा तो साथ ही साथ बैठे थे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, महापौर जी और सभी लोग वहां स्वागत के लिए आए थे। तो मैंने कहा पहले फिल्म आ गई, उसमें क्या हुआ कि बरेली का नाम किसके नाते जाना जाता था? एक झुमके के नाते जाना जाता था, लेकिन आज किस नाम से जाना जाता है? बरेली का नाम आज विकास के नाते जाना जाता है, भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाते जाना जाता है, नाथ संप्रदाय का यहाँ केंद्र था इस नाते जाना जाता है, स्मार्ट सिटी के नाते जाना जाता है। और बरेली तो अब अनेक ओवरब्रिजों के कारण, जो आरओबी हो चाहे फ्लाईओवर हो, इसके नाते जाना जाता है, चौड़ी चौड़ी चमकती सड़कों के नाते जाना जाता है। और 2017 में अगर मैं आपको ले चलूं, उससे पहले तो बिजली के लिए रोना रोते थे यहाँ, था कि नहीं? मेरे बिजली के संकट भूल गए होंगे आप लोग, लेकिन 2017 के पहले बिजली को लेकर के संकट था। लेकिन 2017 के बाद मैं कह सकता हूं बरेली की धरती से कि 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी और 2017 के बाद बिजली जाती नहीं है। यहां अंतर आया है, यह कमल के फूल का कमाल है। यह माने विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबके दिलों पर राज करने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का गुजरात मॉडल, विकास का मोदी मॉडल हम लोग लेकर के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभियान शुरू किए। आज उसकी परिणति केवल मेरे मित्रों बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में दिखाई देती है। आप अगर मुझे पहले कई, जबकि हमारी ही सरकार, हमारी पार्टी की सरकार बगल में उत्तराखंड में भी है, लेकिन कई मित्र मुझे कहते हैं पहले जब तक सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी थी तो उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ समाप्त होती है और उत्तराखंड की सीमा कहाँ शुरू होती है, ये सड़कों को पे चलते हुए मालूम पड़ जाता था। लेकिन आज बदलाव आया है कि नहीं? बताओ, दोनों हाथ उठाकर बदलाव आया है कि नहीं आया है? ये जो बदल है, ये क्यों बदल है? क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त बरेली बनाने की दिशा में जब काम शुरू हुआ तो यह सब दृश्य दिखाई दे रहा है। आज नगर क्षेत्र के अंदर जो हमारे गरीब हैं, अगर उनके बीच में आप जाइए, जिनके पास रहने का पहले घर नहीं था, जिनके घर में भोजन बनाने के लिए उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन नहीं था, जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, ऐसी अनेक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें जीवन जीना पड़ता था। लेकिन आज मैं गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि चाहे गरीब आदमी शहर में रहने वाला हो और चाहे गांव में रहने वाला हो, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने परिवार के साथ अपना जीवन सुखी और समृद्धि की अवस्था में बिताने की दिशा में आगे बढ़ा है। यहाँ हमारा युवा मोर्चा मैंने नाम लिया, आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि देश के और उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम अगर किसी ने किया है, जो किसान मोर्चे के लोग या किसानी से जुड़े हुए लोग आए होंगे, आप याद करिए 2000
उन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करने का कार्य किया है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। मुझे इस बात का गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनी, देश में बन गई थी, जब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तो उन्होंने हम सबको निर्देश दिया था, हमने भी सुना होगा, उनका सीधा लाइव प्रसारण था। उन्होंने कहा था हमें प्रचंड विजय उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, लेकिन जब विजय मिल गई, सरकार में हम आ गए, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिन्होंने हमें वोट दिया है, हम उनकी भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, उनकी भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसे सबका साथ, सबका बरेली की धरती से हम ही कह रहा हूं, श्री अखिलेश यादव जी दो वोटों को अपना बंधुआ वोट समझते हैं। एक वो यादवों का वोट, वोटरों को वो समझते हैं उनका बंधा वोट है, और दूसरा मुसलमानों को वोट को वो समझते हैं उनकी मजबूरी का वोट है। और यह दोनों वोटों को लेने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल बना दिए थे, लगा कि वो 400 विधायक जीत करके उत्तर प्रदेश की सरकार में वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की जनता का कमाल देखा, और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के साथ खड़ी रही, और हम 271 विधायक जिता करके फिर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे। और आज मैं ये कह रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, आप यादवों के वोट की बात करते हो, यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है, और वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में आपने सोचा तो भाजपा की बोहनी ही नहीं होगी। मुझे अभी बता रहे कोई चेयरमैन भी गिर गए ना, यहाँ पे एक चेयरमैन भी गिर गए। अरे शुरुआत हुई है, हम 2 सांसद से आज 305 सांसदों के साथ हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं। अभी तो बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आप धूल झोंकना बंद करो, कमल का फूल खिलाने का वक्त आ गया है। आप सबको मैं आह्वान करता हूं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आप सबको अगर बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के शासन का परिणाम क्या है। अगर हम कहें कि हमने 63,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, लगभग 850 के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया है, और लगभग 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकारी भी थी, गरीब की भी थी, जो जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया, वहां किसी गरीब की झोपड़ी घर बनना चाहिए था, सपा के गुंडों ने उसे कब्जा कर लिया था। जब सपा की सरकार थी उस समय नारा लगता था, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, रहता था कि नहीं रहता था। आज किसी की औकात है क्या किसी गरीब की जमीन मकान दुकान पर कब्जा कर ले? कोई कर सकता है क्या? यह सुशासन है, यह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा का कवच है, ये कमल के फूल का कमाल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है उसका कमाल है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, केंद्र का जो बजट है, कांग्रेस सरकार के समय जो किसान का कृषि का बजट था वो 27,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपया कर दिया। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है। में कोरोना के महासंकट का सामना करने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था। पहले हमारे
कि किसी देश की सामर्थ्य है क्या ये? मुझे बताया किसी ने, उसी के बीच में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का भी कोई नागरिक था, वो भी पाकिस्तान का जाए कि भारत वाले जा रहे हैं तिरंगा लेकर तो हम भी निकल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान का झंडा लेकर गोली चल गई, फिर उसने कहा भैया भारत का झंडा हमें भी दे दो, वो भी भारत का झंडा लेकर के वो भी अपने पाकिस्तान पहुंच गया, तिरंगे की खाया। मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दोनों हाथ में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। 2024 में सारे विरोधी एकजुट हो रहे हैं कि बस माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर हमने रोक लिया फिर से प्रधानमंत्री बनने से, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बेईमानी किए, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए हैं, उसकी वसूली बंद हो जाएगी। क्या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच होती रहनी चाहिए, जो घोटाले का पैसा है उसे बरामद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारे विरोधी इसी में, जितने भ्रष्टाचारी एक तरफ खड़े हैं और जितना ईमानदार है वो एक तरफ खड़ा है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, आप सब बहुत सारी चीजें समझते हैं। आप कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, कोई प्रिंट मीडिया से, और आप काफी कुछ थोक भाव में तो आपको सोशल मीडिया से मिल जाता है। और जो सोशल मीडिया से मिल रहा है, इसको ध्यान रखना मेरे मित्रों, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा ये विरोधी अफवाह फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे। मोदी जी को रोकने के लिए केवल भारत के अंदर भाजपा की जो विरोधी पार्टियां वही एक नहीं है, जो भारत के विरोधी कोई दुनिया के अंदर भी बसे हैं वह भी भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ खड़े। क्यों खड़े? उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में तो हिंदुस्तान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है इसे रोकने संभव ही नहीं है, तो वो रास्ते ऐसे तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे 2019 में सारे गठबंधन को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके यह बताया गया है कि हमें सुशासन चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें देश की रक्षा और सुरक्षा चाहिए, हमें आत्मनिर्भर भारत चाहिए, हमें स्वच्छ भारत चाहिए, स्वस्थ भारत चाहिए, अपने देश के अंदर ही अपनी वैक्सीन बनाने वाला भारत चाहिए। और चाहे दुनिया के बड़े बड़े जो सारी सुविधाओं से युक्त देश हैं, आज उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और भारत के पास, हमारे पास कुछ उतना नहीं था संसाधन, लेकिन हमारे पास आज सब कुछ है। आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 3 साल से अधिक समय से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? मैं आप सबको ऐसे तमाम विषय जिसकी ओर ले जाऊं तो देर लगेगी। मुझे कानपुर में भी कार्यक्रम है, आप सभी मोर्चे के एक एक कार्यकर्ता से जो यहाँ आए उनसे भी, जो नहीं आ पाए हैं या नहीं आज आना था उनसे भी, और समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि 2024 में आप कमल फिरा दीजिए, हिंदुस्तान 100 साल आगे बढ़ जाएगा, 100 साल आगे बढ़ जाएगा। और ये विरोधी को एकजुट होकर के कमल खिलने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। एक कर्नाटक में हम हारे हैं, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव को भी हम कर्नाटक में हारे थे, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 28 सांसदों में से 27 सांसद कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे। इसलिए पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और मैं अगर कहूं कि पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं को यही निवेदन करके कि आप सब कुछ जाइएगा भूल, एक ही बात याद रखना, सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का, यही आप सबका आह्वान और अपील करते हुए मुझे आगे और कानपुर में भी कार्यक्रम वहां आधार पर अभी मुझे यहाँ पर ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि विशेष तौर से ये सपा बसपा कांग्रेस वाले विशेष मुसलमानों को कहते हैं कि भाजपा के पास मत जाना, भाजपा को वोट मत देना, भाजपा को वोट दोगे तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा वालों से भी पूछता हूं, भाजपा को वोट देने से नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? मैं जानता हूं अभी पूरा वोट हमें ये मालूम है कि अभी अल्पसंख्यक मोर्चे को बहुत काम करना है, क्योंकि अगर हम अल्पसंख्यक
आज सुबह अखबार में उन्होंने कहा कि हम एक सामाजिक न्याय की यात्रा निकालेंगे, जाति जनगणना की यात्रा निकालेंगे। अरे जब मुख्यमंत्री थे तब तो तुमने कुछ किया नहीं, और जब कुर्सी चली गई तो सामाजिक न्याय की याद आ रही है। सामाजिक न्याय के लिए 56 इंच का नरेंद्र मोदी जी जैसा सीना चाहिए, परिवारवाद नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए, गुंडों और अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण नहीं चाहिए, दंगाइयों का संरक्षण नहीं चाहिए। 2017 के पहले हर 2-4 महीने 6 महीने में उत्तर प्रदेश, बरेली सहित उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई शहर दंगे की आग में जूझते रहते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, कोई दंगा नहीं होने पाया है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सुशासन का रास्ता अपनाया है। आपने दंगाइयों का साथ किया तो दंगे होंगे, गुंडों का साथ करोगे, माफियाओं का साथ करोगे, जमीन मकान दुकान पर कब्जे होंगे। और हम ऐसा कब्जा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करती है, जांच करती है, और अवैध कब्जे अगर किसी गरीब के, किसान के, सरकार के जमीन पर किए गए हैं तो उनको खाली कराने का काम भी विधिक रूप से कराने का कार्य किया जाता है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आने वाला 2024 का चुनाव आपने 2014 जिताया, धन्यवाद। 2017 जिताया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। 2018 में भी नगर निगम में 17 में हुआ था कि 18 में हुआ था? 17 में ही हुआ था। 17 में भी नगर निगम में कमल खिलाया, उसके लिए भी धन्यवाद। और फिर 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस सारे दल एक साथ हो गए। क्या लक्ष्य था? न देश की भलाई, न गरीब की भलाई, न हिंदू की भलाई, न मुसलमान की भलाई, न अगड़े वर्ग की भलाई, न पिछड़े वर्ग की भलाई, न अनुसूचित वर्ग की भलाई। उनका एक ही लक्ष्य था, मोदी जी को हटा दो। क्या हुआ? ये सारे दल इकट्ठा हुए, खोदा पहाड़ और निकली, क्या निकला? सारे दल मिल गए। 51% वोट उत्तर प्रदेश में हमें मिला, 64 सांसद मिले। अब तो श्री अखिलेश यादव के चच्चा की सीट रामपुर में भी कमल गिर गया। और जहां से वो सांसद थे आजमगढ़ में दिनेश राम यादव निरहुआ जी जीत चुके हैं। और 2023 के नगर निगम के चुनाव में 17 नगर निगम है। मेरे भाई बहनों, कितना जीता है हम लोगों ने? जोर से बताइए, कितना जीता? सपा का नगर निगम में खाता खुला क्या? बसपा का खुला क्या? कांग्रेस का खुला क्या? नहीं खुला। मैं आज बरेली की धरती से ही आह्वान करके अपील करके जाता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये पार्टियां अलग अलग लड़े और चाहे साथ में मिलकर के लड़े, इनका खाता नहीं खुलना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के हम